बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फ़िज़िकल साइंस के अंदर हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ नेचर हेडिंग है, उसके साथ हमारे पास अर्थ रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन एक टॉपिक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थ रोटेशन की। अर्थ रोटेशन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग सन यानी कि सूरज और अर्थ यानी कि दुनिया, उनका रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली देखते हैं। ये एक तरीके से बहन भाई की तरह होते हैं कि जो सूरज है वो अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है किरदार, एक बड़ा इम्पोर्टेंट, एक क्रूशल किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो सारी डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर लाइट के ऊपर, जिसके आप कह सकते हैं कि शमसी तवानाई। हमारे जितने भी पौधे उगते हैं या जो भी जो हमारी अंडर द वाटर आप कह सकते हैं कि ओशंस में जितनी भी मछलियाँ होती हैं, जो कुछ भी होता है, वो सारा जो है वो किस पे रिलाई करता है? वो सूरज की रोशनी, सूरज की तवानाई पे रिलाई करता है। इवन कि हमारे जितने पौधे उगते हैं, हमारी फूड से रिलेटेड और जितना भी स्टफ़ है दुनिया में, हम लोगों को ख़ुद भी जो है वो विटामिन्स आप कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ऐसा ऐसा दुनिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे लिए सूरज जो है वो एक बड़ा ही मेजर किरदार अदा करता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि दुनिया के साथ इसका रिलेशनशिप बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसकी इम्पोर्टेंस एक बहुत वाइटल इम्पोर्टेंस है इसकी। तो अर्थ और सन का ये रिलेशनशिप है। तो बॉल आपको दिख रहा है, अगर ये पॉइंट पे हो, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर घुमा दिया जाए तो ये रोटेशन कर रहा होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है, कि अगली स्लाइड में आपको इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अर्थ रोटेशन के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे, और अर्थ कैसे रोटेट होती है और रोटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है अर्थ के लिए, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारी अर्थ की लाइफ है, एंड सो फोर्थ। अभी इसमें जो है मैं आगे चलने से पहले छोटा सा आपको एक ब्रीफ जो है वो मैं आपको बता दूं हिस्ट्री का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको सुनना है सुन लें, अदरवाइज़ नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है, आप उस पर फॉलो करके जो जो आपको टॉपिक चाहिए आप वहाँ जाके वो सुन सकते हैं। ये क्लॉडियस टोलेमी यानी कि जो टाइम पीरियड बनता है यानी कि 120 टू 180 AD, ये जो है इन्होंने एक थेरी पेश की थी। वो थेरी इस तरीके से थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा अर्थ है, हमारी दुनिया है, वो सेंटर पॉइंट है, और उसके इर्द गिर्द सारे प्लानिटरी ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर पत्थर आ जाते हैं, जिसके अंदर मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, क्लाउड्स आ जाती है स्पेस की, वो सारे इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अर्थ स्टेशनरी है और इसके इर्द गिर्द सारे जो हैं वो दायरे में रिवॉल्व करते हैं। इवन सूरज भी वो कहते थे कि इसके इर्द गिर्द घूमता है। आपके और क्लाउड्स हो जाते हैं, आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, मीटियोर्स एंड लाइक सब चीज़ जो कहते थे जिसमें आप सेलेस्टियल बॉडीज़ हर चीज़ आ जाती है, वो कहते थे इसके इर्द गिर्द घूमता है। उसको वो उस थेरी का जो नाम पड़ा वो उसको कहते हैं जियोसेंट्रिक, और अर्थ या सेंट्रल थेरी भी इसे कह सकते हैं, जियोसेंट्रिक थेरी। उसके बाद आए निकोलस कॉपरनिकस। ये नाम किसी न किसी ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इन्होंने एक और नई थ्योरी पेश की 1473 के टाइम पीरियड से, या 1543 के अंदर ये टाइम पीरियड था। ये पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की, उन्होंने कहा कि उसी को थोड़ा सा उन्होंने एडवांस कर दिया। जो थ्योरी पिछले क्लॉडियस ने पेश की थी, उन्होंने ये कहा कि आपकी जो है थ्योरी, उससे मैं जो हूँ मुतमईन नहीं हूँ, और मेरी जो थ्योरी है रिगार्डिंग अर्थ वो ये है कि सूरज है सेंटर पॉइंट, और उसके इर्द गिर्द सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सूरज को उन्होंने मान लिया था सेंटर पॉइंट, तो जितने भी प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारे इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। उसको कहते हैं, उस थ्योरी को कहा गया जिसमें अर्थ सेंटर था, उसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और बाद में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप गैलीलियो गैलीली ने भी जो है इनको सपोर्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका सही है, सही एक्सप्लेनेशन हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। योहानेस केपलर है, इन्होंने ये कहा था कि ना सिर्फ जो है अर्थ घूम रही है सूरज के इर्द, बल्कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऑर्बिट्स जो हैं वो एलिप्टिकल हैं। एलिप्टिकल का मतलब होता है जो थोड़ा सा ऊपर से चिपटा हो और साइडों से बल्जिंग यानी कि उभार वाला हो। इस तरीके से हमारी अर्थ है। ईजीएस्ट एग्जांपल ले लें तो अंडे की ले लें, जो थोड़ा सा ओवल होता है। तो उन्होंने कहा कि उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, आप कह सकते हैं प्लैनेट्स के,
सूरज के इर्द ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कल नहीं होते, बल्कि जो होते हैं वो थोड़े से आप समझ लें कि गोलाई में होते हैं या ओवल शेप में होते हैं। अर्थ रोटेशन, तो आगे जाने से पहले आपको दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता तो मैं बताना चाहती हूँ। आई नो दीज आर वेरी इजी टर्म्स, बट स्टिल मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पे। तो आप मैं ये बताती हूँ आपको कि जो घड़ी की सुइयों की रफ्तार में जो मूव करता है, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन में मूव करता है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और ये आपकी राइट साइड पे मूवमेंट होती है, यानी कि जिस तरीके से आप ये एरो देख रहे हैं इस तरीके से ये मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसी के मुखालिफ जो होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, वो इस तरीके से मूव करेगी। ठीक हो गया। बस आप ये याद रखें कि हमारी दुनिया जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है। अब ये एरो देखें, पिंक कलर का जो एरो है, अब इसको अगर हम लोग इस एरो के साथ तशबीह देते हैं, मुखातिब करेंगे, तो ये एरो भी इस तरह घूमेगा और ये एरो भी इस तरीके से घूमेगा, यानी कि हमारी दुनिया जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है। ये एक्सिस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सिस, जो एक्सिस है अर्थ का, ये इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है, ये ऊपर का नॉर्थ पोल है, नीचे का साउथ पोल है, तो ये दरमियान से पास करती है अर्थ के। और इट इज़ आप इसे कह सकते हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन passing through the center of the earth and joining the north and the south poles। इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन है ये। और अब ये देखें कि ये वाला जो एरिया यहाँ जो है अर्थ बहुत तेज़ी से, दिस इज़ नोन एज इक्वेटर। ये वाला जो है दरमियान जो है इसको इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। और यहाँ जो है वो ठंडक ज़्यादा होती है। ये जिसको नहीं पता लिटरली, ये सबसे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। ये हमारा जो एक्सिस है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा लीन्ड है यानी टिल्टेड है, थोड़ा सा 23 डिग्री पे थोड़ा सा जो है झुका हुआ है इसका। अच्छा, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हो या स्टैट्स पढ़ी तो उनको पता होगा, ये और सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपके स्केल डायरेक्शंस होती हैं इस तरीके से, आपकी जो है 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन ये थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा जिन्होंने कंपासेस यूज़ किया है या डीज प्रोटेक्टर्स। तो आपके एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज होते हैं। अगर नहीं पता आप कोई बात नहीं, आप ये समझ लें यहाँ आपका 0 होता है और ऊपर आपका 90 डिग्री, ये इसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक हो गया। तो अब इसमें ये इस वाले के अंदर अगर देखें तो हमारा जो थोड़ा सा झुकाव है ना, ये 23 डिग्री पे है, या आपका है 23.5 डिग्रीज पे। ठीक हो गया। और अगर आप प्रोटेक्टर को इधर रखते हैं कहीं, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 66.5 डिग्रीज बनता है। ठीक हो गया। तो ये डिग्रीज से थोड़ा सा रिलेशनशिप थी, और थोड़ा सा मैंने जो है वो आपको आइडिया बता दिया। आपको एलिप्टिकल का मैंने थोड़ा सा बताया था। अब ये देखें, अर्थ की जो शेप है ये भी अंडे की तरह है। ये क्यों है ये आगे जाके मैं इन्हीं स्लाइड में इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगी। गौर से सुनेगा, आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह एंड ऑफ द लेक्चर मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि आपको रोटेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ नीचे से भी थोड़ी सी फ्लैट है, और ये साइड से बल्ज है, उभार है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, इतना मैं समझती हूँ कि आपको ये एक्सिस का, रोटेशंस का, रिवोल्यूशन का, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज का, और ये थोड़ा सा आपको जो है ना इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ पोल का इस स्लाइड में इंशाल्लाह क्लियर होगा। अगर नहीं भी हुआ अगली स्लाइड में आपको इंशाल्लाह वो हो जाएगा क्लियर। तो अगली स्लाइड यही है कि जो अर्थ एक्सिस का मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि झुकाव है, इसका एंगल है ऊपर से 23 है और नीचे से जो है वो 66.5 डिग्रीज पे है। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से मूव करती है, तो यहाँ वेस्ट पड़ता है आपका, तो ये इस तरीके से जब मूव करेगी तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है वेस्ट टू ईस्ट। तभी हमें पता लगता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में गरूब हो रहा है, जबकि हमारी दुनिया जो है वो मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी दुनिया मूवमेंट उसकी होती है वेस्ट टू ईस्ट, जबकि सूरज निकलता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक हो गया। इसमें आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो रहा होगा जो हमारी अर्थ है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है अपने ही एक्सिस पे। दरमियान में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और इस तरीके से जो घड़ी की मुखालिफ सिमत होती है इसमें हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है। थोड़ा सा आपको आइडिया मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। और ये पोजीशन जो होती है इसको रोटेशन कहते हैं। अच्छा, अर्थ की रोटेशन जो होती है वो 23 घंटे यानी कि 23 आवर्स, 59 कहीं मेंशन था, 56 मेंशन था, काफ़ी जगह पे, डिफरेंट जगह पे।
तो मैंने दोनों डाल दिए। जहाँ आपको जिस तरह मिलता है तो आप उसको जो है वो ज़ूम कर सकते हैं 4 सेकंड्स। तो ये टोटल इसकी जो है रोटेशन पीरियड का होता है टाइम फ्रेम। इसके बाद इसको हम कहते हैं साइडेरियल पीरियड या साइडरल पीरियड। अभी इसी स्लाइड्स में आगे जाके हम लोग साइडरल और सोलर डे की भी बात करेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। रोटेशन जो होती है हमारे अर्थ की, उसमें हमारा इक्वेटर यानी कि जो दरमियानी हिस्सा होता है वो तेज़ी से मूव करता है, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल में मूवमेंट जो होती है बहुत स्लो होती है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो एक गेंद को भी घुमाएंगे तो वो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं आप, ज़रूर एक छोटे से बीड में या एक गेंद में सुई घुसा के तो आप उसको घुमा के चेक करेंगे। जो आपका दरमियान का हिस्सा, इसको इक्वेटर बोलते हैं, वो तेज़ी से घूमेगा, जबकि ऊपर और निचला हिस्सा जो आपके पोल्स कहलाते हैं अर्थ के, वो बहुत ही स्लो मूव करेंगे, और जो बिल्कुल सुई के ऊपर हिस्सा होगा वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा जो है इसको आपके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता देती हूँ कि जो इक्वेटर की स्पीड होती है ना, जब वो मूव करता है तो उसकी 460 मीटर पर सेकंड पे होती है रफली, और आप इसको कह सकते हैं कि 1000 माइल्स पर आवर और 1700 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और पोल्स पे क्योंकि बहुत कम होती है तो वो 733 माइल्स या आप उसे कह सकते हैं 1180 किलोमीटर्स पर आवर से मूव करता है। और जो बिल्कुल जहाँ से मूवमेंट हो रही होती है वो बिल्कुल साकिन होता है, वहाँ मूवमेंट नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया कि रोटेशन जो है वो पोल्स के ऊपर कम होती है, और जो जहाँ से मूवमेंट होती है वो बिल्कुल वहाँ नहीं होती है, और जो इक्वेटर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपकी होती है, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। सूरज की किरणें जहाँ पड़ रही होती हैं, कॉमन सेंस है, वहाँ क्या होगा, दिन होगा। और सूरज की किरणें जहाँ नहीं पड़ती होती वो क्या होगा, वह रात होगी। ठीक है, सूरज यहाँ से घूम के तो नहीं आ सकता ना इधर, और हमारी दुनिया जो है वो क्या कहते हैं, वो सारी तो एक्सपोज नहीं होती सूरज के जो है सामने। तो हमारा एक एरिया में दिन होता है, दूसरे एरिया में रात होती है। अभी मैंने आपको जैसे जैसे मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ तो मैं साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जुज़ है रोटेशन का, हमारा दिन और रात का आना, सूरज का उगना, यानी सूरज का तुलू होना और गरूब होना। सूरज तो अपनी जगह पे साकिन है, बल्कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो एरिया एक्सपोज होता है सूरज से वो आपका कहलाता है दिन, और जो एरिया एक्सपोज नहीं होता सूरज से वो आपका कहलाता है रात। ठीक है, तो रोटेशन पे अगर रोटेशन ना हो तो हमारा दिन और रात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पोल्स के ऊपर ज़्यादातर हमारा जो है वो लॉन्ग डे होता है, एक बहुत तवील दिन होता है और तवील रातें होती हैं। अगर रात होगी तो तवील होगी, दिन होगा तो तवील होगा, यानी कि दोनों एक्सट्रीम होते हैं। तो बिकॉज ये देखें, अगर आपकी सूरज की रोशनी इस जगह पर पड़ी है और यहाँ ये वाला जो एरिया ये डेली एक्सपोज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना ये बहुत स्लो चलता है, जिसकी वजह से यहाँ 6-6 महीने दिन और रात रहता है। अब यहाँ तो दिन हो गया, यहाँ रात है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे, जब हमारी दुनिया सूरज के उस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, तो उस टाइम पे फिर हमारी जो है ये एरियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि जहाँ सूरज था वहाँ रात हो जाएगी, जहाँ नहीं थी रात वहाँ दिन हो जाएगा, और काफ़ी तवील टाइम के लिए वो होते हैं। अब ये देखें कि दुनिया जो है काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है और इसका एटमॉस्फेयर इससे काफ़ी दूर है। तो जो सूरज के सामने एक्सपोज्ड है ना वो सारा है दिन का इलाका, और जो सूरज के ये पिछली साइड पे है ये सारा रात का इलाका है। तो ये आप कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये रोटेशन ख़त्म हो जाएगी तो ये फिनोमिना भी सारा ख़त्म हो जाएगा। अब सनराइज़ एंड सनसेट। जब सूरज निकल रहा होता है, हमारी जो दुनिया है जहाँ जो एरिया एक्सपोज हो रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सनराइज़, यानी कि सूरज वहाँ से वहाँ से राइज़ हो रहा होता है, वहाँ से तुलू हो रहा होता है, तो वो ये इलाका कहलाता है आपका सनराइज़ का। इसी तरीके से जब हमारी दुनिया जो है वो छोड़ रही होती है सूरज को, यानी कि सूरज के वो मुखालिफ सिमत में आ रही होती है, तो या सूरज से दूर जा रही होती है, तो वो आपका टाइम कहलाता है सनसेट का। वो टाइम जब दुनिया सूरज के करीब जा रही होती है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड सनराइज़। और जब दुनिया जो है सूरज से, व्हेन द अर्थ इज़ लीविंग द सनलाइट, वो एरिया जो है वो कहलाता है आपका सनसेट। तो ये दोनों आपके सामने हैं। वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी मज़ीद आपको जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये दोनों फिनोमिना मेंशन कर दिए। अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है डॉन एंड डस्क का। अच्छा, डॉन ये भी सनराइज़ और सनसेट के रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि डॉन वो टाइम पीरियड होता है या वो टाइम होता है कि जब
ये दरमियानी आप समझ लें एक टाइम होता है कि जो सन राइज़ का टाइम होता है और फुल डे लाइट का टाइम होता है, उसके दरमियान का जो एक हल्का सा होराइज़न होता है ना, यानी बहुत ही हल्की सी प्यारी सी एक धीमी रोशनी जो होती है, उसको आप कहते हैं कि ये डॉन का टाइम है। बिल्कुल डार्कनेस और पूरी डे लाइट के दरमियान जो हल्की सी रोशनी होती है, जो हल्का सा फ्लेयर होता है सनलाइट का, एक बहुत कम टाइम के लिए होता है और ये बड़े खूबसूरत होता है। तो ये आपका टाइम पीरियड कहलाता है डॉन का। इसी तरीके से डस्क होता है कि जो आपकी मुकम्मल डार्कनेस से लेकर के जो हल्का सा गुरूब आफ्ताब का टाइम होता है, जब आपका जो सूरज जब वो नीचे चला जाता है असर के बाद, और मगरिब का जो टाइम शुरू होने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, जब आप होराइजन लाइन देखते हैं, माउंटेन्स के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर एक हल्का सा जो है ना वो गोल्डन या ऑरेंज कलर की लाइट होती है, तो वो बड़ी खूबसूरत एक टच देती है। तो वो क्या आपका कहलाता है डस्क का टाइम। डॉन न्यूज़पेपर भी आता है, तो ये उसी से रिलेटेड है, यानी कि डॉन और डस्क सुबह की रोशनी और गुरूब आफ्ताब की रोशनी, जब सूरज इतना खूबसूरत होता है कि आप इजीली देख भी सकते हैं और बहुत ही लाइट सी रोशनी और बहुत कामनेस होती है, दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज डॉन। और इसी तरीके से गुरूब आफ्ताब के टाइम होता है डस्क का टाइम। अब इसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ सन, स्टार एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। अगर देखेंगे जो आपकी अर्थ घूम रही होती है ना, तो हमें फील होता है कि सारे स्टार्स भी घूम रहे हैं साथ में, सूरज भी घूम रहा है साथ में, जितना भी एरिया वो घूम रहा है साथ में, जबकि वो स्टेशनरी है और हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, फ़िलहाल मान लें स्टेशनरी, जबकि ऐसा नहीं होता, वो भी रेवोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो सन के इर्द कर रहे हैं, सन ब्लैक होल के इर्द रोटेशन का रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये एक डिफरेंट फिनोमेना, ये सारी मैंने डिटेल्स डिस्कस की थी प्लैनेट्स की जब मैंने वीडियोस बनाई थी। अब इसमें जो है आप समझ लें कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ऑब्वियसली रोटेट भी कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये सूरज गुरूब होता है और साथ में तुलू होता है, ठीक हो गया। तो जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया घूम रही है। हमारी दुनिया जब घूमती है तो हमें फ़ील होता है, क्योंकि हम उस जगह पे बैठे हुए हैं। अगर हम स्पेस में हों तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम लोग जो है वो सूरज नहीं घूम रहा हमारी दुनिया के साथ, जबकि जो है दुनिया घूम रही है। तो इसमें हमारा जो है सितारों का बाहर आना, सितारों का डूब जाना, इसके अलावा जो है हमारा जो है कह सकते हैं कि जो भी सितारे नज़र आते हैं, छोटी छोटी क्या कहते हैं वो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें नज़र आती हैं। रात के टाइम सितारे होते हैं, दिन के टाइम आप कह सकते हैं कि सूरज नज़र आता है, इवन चाँद भी कभी कभार नज़र आता है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये मूवमेंट है, ये दुनिया की हो रही है। अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम से ही हम लोग हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि कितने साल पहले, कितने साल बाद में और कितने साल आगे आने वाले हैं। ठीक है, और अभी क्या टाइम हो रहा है। इवन हर चीज़ का जो है वो एक टाइम होता है। तो हमारे जो अर्थ की रोटेशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोटेशन रुक जाएगी तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। जब जैसी दुनिया घूमती है हमें पता चलता है कि ये दिन निकल आया है, यानी कि अब एक नया दिन हो गया है। ठीक है, और दिन गरूब हो गया, यानी कि आज का दिन गरूब हो गया और नया तुलू होने वाला है। तो हमें पता चलता है कि दिन, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है। जैसे ही दिन गरूब होएगा हमें पता चल जाएगा कि आज का दिन ख़त्म हो गया, हम कैलेंडर से वो दिन काट देंगे। और जब नया दिन तुलू होने वाला होता है तो वो एक नई आपकी मॉर्निंग होती है, एक नए होराइजन से जो है वो आपका सूरज का निकलना होता है। तो वो जो सन राइज एंड सन सेट है, ये एक टाइम की बहुत मेजर एग्जांपल्स हैं। और इसके साथ साथ ही हम बाहर निकल रहा है पहाड़ों के पीछे से, तो वो आपकी मॉर्निंग कहलाती है। सूरज सर पे चला जाता है तो आपकी नून कहलाती है, यानी कि आप वो दोपहर का टाइम कहलाता है। इसके बाद जब सूरज गरूब होने वाला होता है वो इवनिंग कहलाता है, और जब गरूब हो जाता है, रात के तारे निकल आते हैं, तो वो नाइट टाइम कहलाता है। तो अच्छा, रात की डायरेक्शंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो किस्सा है वो इसके अंदर है कि जो दुनिया का घूमना होता है उनका डायरेक्शन के साथ भी बहुत बड़ा लिंक होता है। हमें पता है कि जहाँ से सूरज तुलू हुआ है ना वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। जहाँ वेस्ट जो गरूब होएगा तो वो वेस्ट में गरूब होएगा। तो हमें पता चल गया कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ और साउथ का खुद ब खुद पता चल जाता है फिर आपको। तो इवन जो सूरज का गुरूब होना, निकलना, अर्थ का रोटेट करना, इसके डायरेक्शंस के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत बड़ा लिंक है। कि जब वो रोटेट करेगी तो हमें पता चलेगा कि सूरज चला गया है, सूरज वेस्ट में गुरूब हो गया है और नया निकलेगा, तो मतलब ये तुलू हो रहा है, ये ईस्ट से तुलू हो रहा है। और नॉर्थ और साउथ इस तरीके से। और हम लोग डायरेक्शन देखते हैं रात के टाइम तो नॉर्दर्न स्टार होता है, नॉर्थ स्टार भी से कहते हैं, कि पोल स्टार भी कहा जाता है। हमें पता चल जाएगा, नॉर्थ का पता चल गया तो बाकी डायरेक्शंस भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। और इसके अलावा जो हमारी जो डायरेक्शंस होते हैं, हमारा नॉर्थ पोल भी जो है वो भी आपको पता है वो भी चेंज हो रहा है,
वो भी टाइम के साथ अगर आप देखें तो पिछले कई हज़ार सालों से अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और मज़ीद वो जो है वो चेंज हो रही है, बहुत ही स्लोली होती है लेकिन हो रही है। तो अर्थ भी बहुत बड़ा मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म का भी वो जो है वो एंड स्लाइड्स में मैंने वो भी डाला हुआ है, वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस वो भी रखता है। और डायरेक्शन इन सेंस यानी ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिलेशन है अर्थ की रोटेशन के साथ। जब रोटेशन रुकेगी तो ये सब कुछ रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये जो है ये आपने खरबूजा भी देखा होगा, वो धारियों वाला खरबूजा जो होता है इसकी तरह दिखती है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये 360 आप समझ लें लाइंस हैं। 180 जो लाइन है वो एक साइड पे 180 लाइंस, और 180 लाइंस आपकी एक साइड पे। जो दरमियान वाली होती है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, एक बेसिक आपको बताऊंगी कि लॉन्गिट्यूड आप समझ लें लॉन्ग होता है ना, लॉन्ग जो खाने में पकाते हैं तो वो लंबा होता है, तो वो उस तरह आप याद रख सकते हैं कि ये लंबी लाइनें जो नॉर्थ से साउथ पोल की ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम लोग अब नॉर्थ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं वो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी का घर ढूंढना होता है तो जीपीएस के थ्रू हम जो है वो ढूंढ लेते होते हैं कि हम लोग जल्दी से उसकी डायरेक्शन डालते हैं हमें, तो वो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पता चलती हैं। जब इनके डिटेल लेक्चर्स मैं पढ़ाऊँगी तो आपकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, लेकिन अभी इसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है क्योंकि आप वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मुख्तसर ये कि ये 360 डिग्रीज पे फैली हुई लाइन है, यानी कि 360 लाइन आप कह सकते हैं। 180 एक साइड पे, 180 एक साइड के ऊपर है। दरमियान वाली कहलाती है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को आपको बता दिया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो खींची हुई लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। अब ये आपकी इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स एंड द टाइम कॉन्सेप्ट। अब आपको बेसिक बता देती हूँ कि यहाँ से अगर देखें खींची हुई नीचे तक जा रही हैं लाइंस, ठीक है, जैसे खरबूजे की धारियाँ मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, लॉन्गिट्यूड को आपको बता दिया कि लॉन्ग से आप याद रख सकते हैं, लॉन्ग जो चावल में डालते हैं पुलाव के अंदर स्पेशली, तो वो लॉन्ग जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो वो आप उसको लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड याद कर सकते हैं। और लैटिट्यूड जो है वो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मैं भी जब छोटी सी मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में काफ़ी मुझे मुश्किल होती थी याद करने में। लैटिट्यूड जो आप उस तरह याद कर सकते हैं, तो लाटे होता है, जो कॉफ़ी लाटे होता है, तो वो किस में होता है, कप में होता है। कप कैसे रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जो हमने कॉफ़ी के कप लाटे के जो कप को रखा है ना वो बिल्कुल सीधा होराइजन पे है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो आप ही कहलाएंगी। और लैटिट्यूड वो इस तरीके से होती हैं, ये आप देख रहे हैं लाइन, इस तरह लाइंस होती हैं वो, और लॉन्गिट्यूड्स ऊपर से नीचे होती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें ऊपर से नीचे जब आती है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा इसका गैप होता है। ठीक है, और यहाँ जो गैप होता है ऑटोमेटिकली वो कम होता जाता है और पोल पे जाके मर्ज हो जाती है, क्योंकि दुनिया गोल है और ऊपर से निकल करके नीचे आ रही हैं लाइंस। ठीक है, और 0, 15, 30, 45, 60, 75 इसको जो है जब हम टाइम कॉन्सेप्ट के साथ इसको डिटेल में समझेंगे, और इस पर पूरी डिटेल वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में डालूंगी इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे, क्योंकि इसके साथ इतना ज़्यादा कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती स्लाइड के साथ। आपको ये दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि अगर पाकिस्तान में इस टाइम हो रहे हैं, आप समझ लें कि शाम के 6 बज रहे हैं, तो अमेरिका में इस टाइम क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली एक नया दिन चढ़ा हुआ होगा, और जो है हम लोगों के वहाँ सुबह के 8 बजे होंगे मेरे ख्याल में। इसी तरीके से जो हम इंग्लैंड का टाइम देख लें वो भी इस तरीके से जो है हमसे ऑलमोस्ट आई गेस 5 से 6 घंटे पीछे। तो आपको मैं यही बता देती हूँ, 1 मिनट में आपको अपने नोट्स साथ दिखा देती हूँ। अच्छा, वो जो मैं आपको पीछे बता रही थी ना टाइम, ये मेरे बेसिकली मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। आप सिर्फ ये समझ लें कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो 360 डिग्रीज टोटल होते हैं, यानी कि 360 लाइनें होती हैं, जिसमें से आपको बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। वो जो आपको मैप दिखाया था आप उसको छोड़ दें अभी फ़िलहाल, ये दरमियान वाली जो कहलाती है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अब आपके लेफ़्ट साइड पे जितना टाइम होता है वो माइनस होएगा, और जितना राइट में होगा वो क्या होगा, प्लस होएगा। ठीक है, तो अब आप समझ लें कि ये 15 डिग्रीज है, 0 के बाद आती है 15, 15 में 15 प्लस करेंगे 30, 30 में 15 प्लस करेंगे फिर 45 एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, 15 डिग्रीज में हम लोग हमेशा 1 घंटा बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया, इस तरह 30 डिग्रीज का 2 घंटे होगा,
तो जो कंट्रीज़ हमारे से मतलब इतने डिग्रीज लॉन्गिट्यूड में आगे होंगे तो उतने ही हम आवर्स बढ़ा देंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ओवरव्यू बताना था कि ये टाइम कॉन्सेप्ट है टाइम और लॉन्गिट्यूड्स का। ये मैंने स्लाइड्स में मुख्तसर डाला है, लेकिन मेरा वादा है इंशाल्लाह इस पर डिटेल में आपको वीडियो जो है वो मैं बना के समझाऊंगी। ठीक हो गया। सोलर एंड साइडेरियल डे, यानी मैंने शुरू में आपको एक स्लाइड पढ़ाई थी, उसमें साइडेरियल का वर्ड था, तो ये अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सोलर डे क्या होता है और साइडेरियल डे क्या होता है। ठीक है, सोलर डे से मुराद होता है सूरज का एक पूरा दिन, यानी कि सूरज जब पूरा चक्कर कंप्लीट करता है वो आपका 24 घंटे का होता है, जबकि साइडेरियल डे जो होता है वो आपका होता है तकरीबन 23 आवर्स 56 या 59 मिनट्स और 4 सेकेंड्स का। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सबसे पहले हम सोलर डे की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी दुनिया रेवोल्यूशन भी करती है, रोटेशन भी करती है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुनिया के इस पार्ट पे खड़े हुए हैं और दुनिया जो है वो अब यहाँ क्या हो रहा है, दुनिया के दोपहर के 12 बज रहे हैं क्योंकि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब अगला दिन चढ़ेगा दुनिया ने क्या करना है, रोटेशन भी करनी है। अब वो रोटेशन कर रहा है, साथ साथ रेवोल्यूशन कर रहा है। रेवोल्यूशन करके वो थोड़ा सा आगे चला गया एक दिन में, और जब वो रोटेशन करके वापस आया ना, अब वो जो आपका 12 नून है ना वो इस जगह पे है। आपने जो दुनिया ने जो कंप्लीट किया 24 आवर में चक्कर पूरा जो 24 घंटे में हुआ है, होने के बाद वो इस जगह पे आ गया। तो अब यहाँ देखें आपकी सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। उस चक्कर को मज़ीद कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट इजाफी दरकार होंगे उस सेम टाइम को आने के, यानी कि सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर होगा, तो उस इजाफी टाइम को आने में आपको मज़ीद 4 मिनट लगेंगे। समझ आया आपको? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको ये कहा है कि फॉर एग्जांपल आपने सूरज की तरफ मुंह किया, आप दोपहर के टाइम, शिखर दोपहर जैसे हम कहते हैं 12 नून, आप खड़े हुए हैं सूरज के सामने और सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर है। ठीक है, अब वो सेम टाइम यानी कि अगला दिन सेम टाइम सूरज आपके सर पे कब होगा? 24 घंटे के बाद। सही हो गया। अब 24 घंटे में क्या हो जाएगा? 24 घंटे में अर्थ रिवोल्यूशन भी कर जाएगा, रोटेशन भी कर जाएगा। सही हो गया। अब क्या हुआ कि अर्थ ने रोटेशन भी की, साथ में रेवोल्यूशन भी की। थोड़ा सा आगे जो है वो अर्थ खिसक गया, यानी कि थोड़ा सा आगे चला गया। और अब क्या हुआ कि हम लोग उसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 नून हो जाएगा तो सर हमारे बिल्कुल सर पे होगा। ठीक है, अब वो पूरे 24 घंटे के बाद क्या हुआ कि पूरा एक दिन जब गुजर गया तो हम वापस इधर ही खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ है कि अब सन हमारे सर पे नहीं है, सन जो है वो थोड़ा सा हमसे दूर है। ठीक है, अब जो है हम लोग मज़ीद अगर 4 मिनट वेट करेंगे तो सर बिल्कुल हमारे सर पे आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो सोलर डे होता है वो हर एक दिन जो है यानी 4 मिनट, वो मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करने में 4 मिनट इजाफी लेता है। ठीक है, यानी कि आपका दिन 24 ही घंटे का होगा, लेकिन ये होगा कि आपका जो है वो थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा टाइम लेगा उस सेम टाइम को, सेम फिनोमिना को अकर होने में। ठीक हो गया, आई होप ये क्लियर हो। साइडरल या साइडेरियल डे की हम लोग अगर बात करें तो अगर देखें फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंट स्टार लेते हैं। हमसे जो बहुत दूर एक सितारा होता है ना, अगर आप जस्ट इमेजिन कि एक सितारा रात को ना एक मखसूस टाइम पे वो निकलता है एक तरफ ना, और कल रात के टाइम ठीक उसी टाइम पे सेम वो सितारा उसी टाइम निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका साइडेरियल डे का। अब वो सितारा, क्योंकि बहुत सारे सूरज के इर्द गिर्द सितारे भी हमारे बहुत सारे होते हैं, तो ये एक सितारा हम लोग ले लेते हैं, ये सितारा। ठीक है, अब हम लोग क्या है, हम लोग दुनिया पे खड़े हुए इस जगह पे, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ रात हो गई है। ठीक है, इस जगह पे, और रात के 2 बजे ये सितारा ठीक जो है ना ये निकला है बाहर, और रात को ठीक 2 बजे ये सितारा यहाँ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि रात के इस टाइम हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो रात के इस टाइम जो ये सितारा है ना ये ठीक रात के 2 बजे निकलेगा बाहर, या रात के 3 बजे निकलेगा, या 10 बजे, जब भी आपको स्टार्स नज़र आते हैं। एक मखसूस सितारा होता है जो बहुत
तेज़ चमकता है कोई भी सितारा, तो वो रात के एक मखसूस टाइम पीरियड में आता है, तो वो हम उसी सितारे को मान लेते हैं। तो वो सितारा, हम लोग यहाँ खड़े हुए तो सितारा निकला है, तो वो सितारे की आप समझ लें कि उसी को हम अपना उस टाइम साइडेरियल डे में रहनुमा बना लेते हैं। अगली रात को ठीक इसी जगह पे हम लोग हैं, रात के 2 बज रहे हैं और वो ठीक 2 बजे वो सितारा निकला हुआ, यानी कि दुनिया ने अपना पूरा रोटेशन का राउंड भी कंप्लीट किया और रेवोल्यूशन का राउंड थोड़ा सा आगे बढ़ी, और फिर ठीक 23 घंटे बाद, 56 मिनट बाद, 4 सेकंड बाद वो सितारा दोबारा निकल आया। इसका मतलब है हमारा जो साइडेरियल डे है या साइडेरियल डे है उसका पूरा राउंड कंप्लीट हो गए, दोबारा वो सितारा बाहर निकल आया। ठीक हो गया, यह आपका कॉन्सेप्ट है साइडेरियल डे का। और सोलर डे में मज़ीद 4 मिनट लगते हैं वो डे को कंप्लीट होने में। यह आपका कॉन्सेप्ट था सोलर डे और साइडेरियल डे का। बात करते हैं हम लोग कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस इफेक्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करंट, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। डिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी जगह बेंड हो जाना, डिविएट हो जाना, अपने पाथ से चेंज कर लेना पाथ। ये बहुत इजी वर्ड है बट स्टिल लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं पता सही है। तो ये होता है कि अपने ही पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाना। ठीक हो गया, जिस तरीके से ये थोड़ा सा बेंडिंग हो रही है, तो मतलब ये होता है कि एक जगह से थोड़ा सा चेंज हो जाना, डायरेक्शन चेंज कर लेना, वो आपका डिविएशन कहलाता है या डिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं ऑफ विंड्स। वो कहता है कि जो ओशन करंट्स हैं या ओशन के आप समझ लें समुद्री लहरें हैं, वो भी अपना जो रुख रास्ता है या आप थोड़ी सी वो बेंड हो जाती हैं, चेंज कर लेती हैं रास्ता। इसी तरीके से विंड्स भी हैं, वो भी चेंज कर लेती हैं, जो स्पेशली जो ऊपर आते हैं आपके, आप उनको कहते हैं साइक्लोन्स बोलते हैं, भंवर होते हैं जो हवा के अंदर। वो एक उस पर बाकायदा उसका भी टॉपिक है, उसकी अलग वीडियो है। तो ये है विंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है, ये आपका इक्वेटर लाइन है। ठीक है, डिग्रीज पे आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप इनको डिग्रीज नहीं पढ़ने फ़िलहाल, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी आपको। कॉरियोलिस इफेक्ट तो आपको मैं बहुत डिटेल में इसका इंशाल्लाह बताऊँगी। बेसिकली इसके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप था, तो मैंने आपको थोड़ा सा टच कराने का सोचा था। हमारी जो दुनिया है वो लगातार मूवमेंट कर रही है, लगातार वो जो है घूम रही है। तो जो वो घूमने की वजह है, उस घूमने की वजह से हमारे जितने भी अर्थ का वेदर है या एटमॉस्फेयर है या जितने ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया पे, जो कुछ भी है वो साथ साथ मूव करेगा। इस कॉमन सेंस है ना, आप एक बॉल पे छोटा सा पिन पॉइंट, एक नुक्ता लगा देंगे तो बॉल को मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो भी मूव करेगा, और क्या कहते हैं आपके साथ साथ बॉल भी मूव करेगी और साथ में जो भी चीज़ उस पर आपने लगा दिया वो भी मूव करेगा। अब क्या होता है कि इसी तरीके से दुनिया में भी होता है। जब दुनिया घूमती है वेस्ट एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट जब वो घूमेगी, तो क्या होगा कि आप ये समझ लें कि आपका मिडल पॉइंट है, इसके ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये इक्वेटर की लाइन है। अब इसके ऊपर वाली विंड्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से घूमती हैं और नीचे वाली विंड्स मुख्तलिफ तरीके से घूमती हैं। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली विंड्स जो है वो राइट डायरेक्शन में यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी, और जो नीचे वाली विंड्स होंगी वो आपकी क्या घूमेंगी, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट जब फेंकते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट जब हम लोग, या गन शॉट होता है या आप कह सकते हैं एयरप्लेन जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरियोलिस इफेक्ट जो है वो आपकी एयरप्लेन्स के लिए उनके जो पाथ्स होते हैं, या आप एक ऑब्जेक्ट जो फेंकते हैं वो थोड़ा सा डिविएट कर जाता है अपनी साइड से, लंबा सा आप पत्थर ज़ोर से फेंकेंगे, आप समझ लें काफ़ी दूर जा रहा है, तो अपना सा थोड़ा सा वो अपने पास से डिविएट कर जाएगा। जो स्नाइपर्स होते हैं आप समझ लें, जो गन चलाते हैं, दूर के बुलेट्स फायर करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने जो स्क्रीन होती है गन की, उस पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो इसीलिए एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं क्योंकि बिकॉज उनकी गोली काफ़ी दूर तक जानी होती है, तो वो अगेन कि वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं कि जो उनके शिकार है, जो उनका दरख्त है जहाँ उन्होंने मारनी है गोली, वो डायरेक्ट वहीं जाके लगे। इसी तरीके से जो हम लोग, जो पायलट्स जब एरोप्लेन उड़ाते हैं वो इसी तरीके से उड़ाते हैं कि जब उन्होंने एयरप्लेन उड़ाना, उनको पता है कि दुनिया भी साथ साथ घूम रही है और हम भी मूव करेंगे, तो हम लोग स्ट्रेट पाथ में जाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली कर्व कर जाएंगे। तो इसी तरीके से वो एडजस्टमेंट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो उसी तरीके से साथ साथ आपके चल रहे होते हैं।
और हमारी जो डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स होती है वो यहाँ बहुत कम होती है और पोल्स पे बहुत एक्सट्रीम होती है, तभी इस जगह पे जो है आपके साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा अकर होने के खदशात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत यहाँ के। यहाँ बहुत कम होते हैं। ये अभी देखें आप साइक्लोन आप देख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी, तो यहाँ भी है मेरे ख्याल में। तो ये आपको बहुत सारे यहाँ आपको जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप साइक्लोन्स के, बिकॉज तो इसी तरीके से जो भी हम चीज़ फेंकेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बात को कर्व कर जाएगी। ये जो ऊपर वाली विंड्स हैं ये तकरीबन राइट हैंड डायरेक्शन में चलती हैं यानी कि क्लॉकवाइज, और जो नीचे की यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में वो आपकी लेफ्ट हैंड यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज वो मूव करती हैं। आपने यहाँ कोई भी चीज़ फेंका है वो ऑटोमेटिकली अपने पाथ को वो कर्व करता जाएगा, और अगर आपने यहाँ कोई चीज़ फेंकी है वो ऑटोमेटिकली अपने पाथ को वो यहाँ फेंकी है, या जो विंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पाथ को थोड़ा सा कर्व करके वो राइट साइड पे चली जाएंगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कॉरियोलिस फोर्स का या कॉरियोलिस इफेक्ट है। और इसको अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो इसी प्लेलिस्ट में इसकी डिटेल वीडियोस डाल दूँगी, वो आप वहाँ जाके देख सकेंगे इंशाल्लाह। अब आता है शेप ऑफ अर्थ ऑब्लिकनेस, और यानी इसका जो थोड़ा सा झुकाव है, ये मैंने शुरू में भी स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में आपको ये बताया था कि हमारा जो है ये बल्ज क्यों होता है और ऊपर से फ्लैटन क्यों होती है। और अगर 42 सेकंड्स के लिए हमारा ये सारा जो है वो एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं हमारी रोटेशन रुक जाएगी तो वो क्या होगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। अगर हमारी दुनिया 42 सेकंड के लिए या 50 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए रुक जाती है, हमेशा के लिए रुक जाती है, तो क्या होगा, हर चीज़ अख्ताम पजीर हो जाएगी। ना तो अब इतनी सारी स्लाइड्स के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे मौसम आना जाना, सीजन्स का चेंज होना, दिन रात का चेंज, डायरेक्शंस का, टाइम का, इसके साथ साथ कॉरियोलिस फोर्स जो है, और हमारे पास जो भी सोलर डे, साइडल डे, डेज और नाइट्स और डॉन्स एंड डस्क्स एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ का रिलेशनशिप आपकी सूरज के साथ है। अगर ये रोटेशन रुक गई सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपका ये साइड बिल्कुल गर्म हो जाएगा और दूसरी साइड बिल्कुल सर्द हो जाएगा। ना तो कोई वेजिटेशन होगी, ना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल होगी, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा। इसको एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाएंगे। यहाँ बहुत गर्मी हो जाएगी, यहाँ बहुत ठंड हो जाएगी, ना जिसकी वजह से कोई चीज़ उगेगी, ना कोई जानवर पैदा होंगे बढ़ेंगे, ना कोई पौधे लगेंगे, ना कोई क्रॉप्स लगेंगे, तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, और दूसरा ये है कि ऑब्लिकनेस की बात करती हूँ कि अब ये थोड़ा सा सेफ्रॉइड यानी थोड़ा सी अंडे की शेप का है, ये बिल्कुल जो है वो गोल नहीं है अर्थ। ऐसा क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बलून में पानी भरें, बलून में पानी भरने के बाद आप इमेजिन कर लें उस पानी वाले बलून को अगर आप सुई से गुजारते हैं, एक लंबी सी सुई उस पर गुजार के, और उसको तेज़ी से घुमाना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा, जितनी तेज़ी से वो घूमेगा ना, अब 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये दुनिया घूम रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये बहुत शदीद है, ये बहुत तेज़ी से घूम रही है, हमें फ़ील नहीं होती। वो मैं बताऊंगी क्यों फ़ील नहीं होती। तो हमें फ़ील नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है कि ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं, फ्लैटेंड है, साइड से बल्ज यानी कि वो बाहर निकल रहा है, साइड से थोड़ा सा बल्जेंगे वो बाहर की साइड से। जितना तेज़ी से वो स्पिन करेगा ना, वो ऊपर से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, साइड पे वो बल्ज हो जाएगा। अच्छा, वैसे क्यों होता है? अपने आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो तो थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अब वो ये कहता है कि आपका जो दोस्त है और आप जो हैं वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके रिलेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है दरख्त हैं, तो आपको लगेगा दरख्त मूव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, वो स्टेशनरी हैं रिलेटिव टू द ट्रीज। यू आर मूविंग इन ट्रामवे, और आप कह सकते हैं कि सबवे में, या वो ट्रेन बोलते हैं, तो उसमें आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप स्टेशनरी हैं। इसी तरीके से हमें लगता है, क्योंकि वो एक ही स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें फील ही नहीं होता कि हम लोग ट्रामवे में या सबवे में बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि जो सामने वाले हैं वो मूव कर रहे हैं और हम स्टेशनरी हैं, जबकि ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारी दुनिया भी है। हम लोग मूवमेंट इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमें लगता है कि दुनिया में चांद भी, सूरज भी, सितारे सारे मूव कर रहे हैं और हम लोग स्टेशनरी हैं, ठीक है, इस तरह नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन से उतर जाते हैं, हम ट्रामवे से उतर के दरख्त के पास खड़े हो जाते हैं, तो हमें लगेगा जो हमारा दोस्त जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है वो मूव कर रहा है, ठीक है। और जब कोई दोस्त को लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव जो है बेसिकली जो ट्रेन है उसमें जो दोस्त है, बल्कि वो स्टेशनरी है ट्रेन में, लेकिन हमें लगेगा, उसको लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं, जबकि हम स्टेशनरी हैं और वो मूवमेंट कर रहा है ट्रेन के साथ। क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है, इसलिए उसको जो है मूवमेंट नहीं पता चलेगी। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग स्पेस में चले जाते हैं ना, तो
उसके बाद यानी कि इसके जो स्पेस कॉर्प काफ़ी ज़्यादा दूर चल जाते हैं हम लोग, तो तब हमें अंदाज़ा होगा कि जो है ना दुनिया घूम रही है और वो तेज़ी से घूम रही है। जब हम दुनिया के अंदर होते हैं हमें नहीं पता चलता कि दुनिया जो घूम रही है। हाँ, लेकिन अगर ट्रेन जो है अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करेगी, हम जहाज़ थोड़ी सी स्पीड तेज़ करेगा, बोट थोड़ी सी स्पीड तेज़ करेगा, तब हमें अंदाज़ा होगा कि हम लोग जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर दुनिया कांस्टेंट स्पीड पे घूमती रहती है तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर दुनिया में थोड़ी सी हिलजुल होती है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई, तो दुनिया क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि दुनिया जो है वो मूव कर रही है। जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अज़ल से अब तक जो है वो घूम रही है, और ये पूरा एक निज़ाम शमसी, और ये अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इस तरीके से बनाया हुआ कि हमें नहीं पता चलता। लेकिन हम लोग जब टेक ऑफ करते हैं, या हम लोग लैंड करने वाले होते हैं, या हम लोग जब ऊपर जाते हैं जहाज़ में, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा पायलट स्पीड को इंक्रीज़ करता है तो हमें पता चल जाता है कि हम दुनिया जो है जहाज़ जो है वो मूव कर रहे हैं। ये आपका थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ बता दिया, आपको बता दिया कि अगर 42 सेकंड से लेकर के 42 घंटे के लिए अगर दुनिया रुक जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये होगा कि हाँ अगर कुछ सेकंड्स के लिए दुनिया रुक जाती है तो उसमें ये होगा कि हमारी दुनिया तो घूम रही है। चाय के कप में अगर आप कॉफ़ी को मिलाते हैं तो क्या होता है कि आप स्पून उठा लेते हैं तो क्या होता है नीचे फिर भी घूमती रहती है कॉफ़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा कि अगर दुनिया जो है वो चलना बंद कर जाएगी कुछ सेकंड्स के लिए, तो दुनिया तो ऑलरेडी घूम रही थी, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर एटमॉस्फेयर तो घूम ही रहा होगा वो इसी तरीके से जिस तरह चाय के अंदर कॉफ़ी मिक्स हो रही थी। तो अगर हम लोगों ने चम्मच निकाल भी लिए तो वो तो घूमता रहेगा, और इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो विंड्स होंगे वो बहुत तेज़ हो जाएंगे, और शदीद थ्रिलिंग किस्म के विंड्स जो होंगे वो चलेंगे, इस तरह मतलब बहुत शदीद होंगे कि वो चीज़ें उखाड़ के ले जाएंगे। साइक्लोन्स नहीं होंगे, लेकिन आपका जो टेम्परेचर सॉरी कह रही हूँ कि विंड्स की स्पीड में इजाफा हो जाएगा, ठीक होगा। और उसके बाद जब दोबारा वो नॉर्मल में घूमने लगेगी तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये देखें ये बादल हैं ये ऊपर हैं, दुनिया का जो ये ग्राउंड है ये फ्लैट है, और ये बिल्कुल दुनिया के साथ है, और ये हमारे से ऊपर है, जो हम कह सकते हैं आसमान जो होता है, जो हमें आसमान लगता है। तो जब ये रुकेगी तो आसमान बहुत तेज़ हो जाएगा, यानी कि आपकी विंड्स की स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो ये सारे उसके जवाब मैंने आपको दे दिए। आगे हम पढ़ते हैं इसको। ये एक और आपका क्वेश्चन यहाँ निकलता है कि जो आपकी ये जो मैग्नेटिज्म है अर्थ का, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ओशन करंट्स की मैंने बात की थी, तो ओशन टाइड्स के बारे में भी तो मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ डेफिनेशन बता दूँ कि स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होते हैं, वाटर की छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं कि जो साथ साथ सरफेस के साथ जो है ना ओशन की सरफेस के साथ साथ मूव करते रहते हैं, और इसके बाद जो है साथ साथ मूव करने के साथ साथ ये आपके वेरी करते हैं कि 1000 किलोमीटर से लेकर के लेंथ भी हो सकती है, 200 किलोमीटर ये वाइड भी हो सकते हैं। ये पार्ट होता है ओशन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये उसके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं पार्ट ओशन से दूसरे पार्ट ऑफ ओशन के अंदर, यानी कि मूवमेंट कर रहा होता है जो पानी, उसको कहलाता है, आप समझ लें कि जो मूव कर रहा होता है पानी वो ये कहलाता है। इसके करंट्स होते हैं, इसके साथ साथ टाइड्स होते हैं। टाइड्स क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल, अब कोई भी चीज़ है ना आप समझ लें दुनिया में, वो ग्रेविटी उसके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द लिपटी हुई है, ग्रेविटी कहीं ना कहीं वहाँ मौजूद है। अब हम लोग चिपके में सूरज के साथ एक मुकम्मल एक ही राउंड में घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल हम एक ही ऑर्बिट के अंदर हैं। अब इस तरीके से मून हमारी अर्थ के साथ चिपका हुआ है, यानी कि एक ही ऑर्बिट में मूव किया जा रहा है, वो भी हमारी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि उसका साइज़ छोटा थोड़ा है, वो थोड़ी वॉर्प स्पेस बनाता है, तो वो क्या होता है कि वो अर्थ के इर्द गिर्द आप रिवॉल्व करता है। अब क्या होता है कि जो मून का रिवॉल्व करना है, जहाँ जहाँ मून रिवॉल्व करेगा ना साथ साथ वहाँ से पानी भी उठना शुरू हो जाएगा। ये बहुत डिफरेंट फिनोमेना है, नो ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा हकीकत में है कि जहाँ मून होता है ना वहाँ क्या होता है, इसके अंदर भी ग्रेविटी है, तो ये जो है ना इसके जो अब जहाँ जहाँ मून होता है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ द मून जो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक हो गया। अब जहाँ पानी को वो अट्रैक्ट करता है वहाँ क्या होता है, वहाँ बन जाती है आपकी हाई टाइड्स, और उसके ऑपोजिट साइड पे भी हाई टाइड बनेगी, लेकिन ये इतनी बड़ी हाई टाइड नहीं होगी जो इतनी ये वाली हाई टाइड ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके, मैं बताऊंगी क्यों है इतनी ज़्यादा बड़ी छोटी होती है। और यहाँ बनेंगी आपकी लो टाइड्स, ठीक हो गया। अच्छा, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स ऑन रेगुलर इंटरवल एवरी डे, रोज़ डेली बेसिस पे पानी थोड़ा सा ऊपर होता है सतह से नीचे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जो मून है, मून के पास भी ग्रेविटेशनल पोलर फोर्स है, तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जहाँ पानी को खींचता है वहाँ पानी सतह से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और वो जो है एरिया सबमर्ज हो जाता है सी के अंदर, यानी कि सतह समुद्री सतह समुंदर में चली जाती है। और वहाँ से ये ओशन की डेप्थ को भी जो है ना वो ट्रिगर करता है, यानी कि बार बार ऊपर नीचे खींचना पानी को। तो डेप्थ का भी इसके साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है। अब पानी की सतह यहाँ से जब ऊपर हो जाती है, ना सिर्फ वो पानी को खींचता है बल्कि अर्थ भी थोड़ी सी अपनी जगह से जो है ना वो थोड़ी सी मूव कर जाती है, क्योंकि मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो इतना ट्रैक नहीं करता लेकिन बहुत हल्का सा उसको अपनी तरफ खींचता है। तो उसके वजह से यहाँ भी हाई टाइड बनता है। यहाँ का हाई टाइड बड़ा होता है बनिस्बत यहाँ के हाई टाइड के। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो फुल मून होता है, यहाँ तो हाई टाइड बनेगा ना, और यहाँ बनेगा आपका लो टाइड। ठीक है, लो टाइड बनेगा। और अब क्या होता है कि फुल मून के ऊपर क्या होता है, फुल मून पे तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना पानी, आपको स्पेशली कराची के समुंदर का आइडिया होगा या कहीं भी पानी की बॉडी, वो काफ़ी ज़्यादा बनाती है हाई टाइड, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आपका कहलाता है सुपर टाइड या स्प्रिंग टाइड। ठीक है, ये फुल मून पे होता है या न्यू मून पे होता है आपका स्प्रिंग टाइड एंड द सुपर टाइड। और नॉर्मल डे में आपके होते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। आफ्टर एवरी 6 आवर्स आपका हाई टाइड बनता है और लो टाइड बनता है। जहाँ तो आपका हाई टाइड बनेगा कॉमन सेंस से, यहाँ आपका लो टाइड बनेगा। ठीक है, सूरज जब इधर आ जाएगा, चांद जब इधर आ जाएगा, आपका यहाँ हाई टाइड बनेगा, यहाँ आपका लो टाइड बनेगा। और इसी तरीके से यहाँ और यहाँ। अब ये नेप टाइड क्या चीज़ है, और आपका जो है नेप टाइड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुपर टाइड होता है वो कैसे बनता है कि जब सूरज, आपका चांद और ज़मीन एक तिरछी लाइन में आ जाते हैं ना, जिस तरीके से सोलर और लूनर इक्लिप्सेस होते हैं, तो इसी तरीके से सूरज, चांद और दुनिया एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है सुपर टाइड। वहाँ आपका बनता है सुपर टाइड कहते हैं उसको, या स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। उसके ऑपोजिट साइड पे जो भी टाइड होगा वो आपका कहलाएगा नेप टाइड, यानी कि बहुत ही छोटा। तो सुपर टाइड इज एक्स्ट्रा सुपर टाइड, और जो आपका नेप टाइड यानी कि लो टाइड होगा वो एक्स्ट्रा लो टाइड होगा। ठीक हो गया। एक महीने के अंदर तकरीबन 60 हाई टाइड्स होते हैं, 60 लो टाइड्स होते हैं, और 2 सुपर टाइड्स होते हैं और 2 नेप टाइड्स होते हैं। दो दो कैसे, यानी कि ये देखें आपके दो दो साइड से उभार ऊपर आ रहा है, और हर 6 घंटे के बाद, यानी कि सूरज चांद भी मूव कर रहा है, उसके साथ अर्थ भी मूव कर रही है। तो जब सूरज इधर होगा तो यहाँ आपका लो टाइड होगा, यहाँ आपका स्प्रिंग टाइड होगा, आपका हाई टाइड होगा। और सुपर और स्प्रिंग टाइड्स फुल और न्यू मून पे बनते हैं, और वहाँ आपका जो अपोजिट में होगा वो आपका नेप टाइड कहलाएगा, जो सुपर मून के मुखालिफ होगा। ये एक्स्ट्रा स्मॉल टाइड होता है, यानी कि यहाँ बहुत ही पानी का जो भी है वो लेवल कम होता है। तो ये आपको मेरे ख्याल में ये बेसिक कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ मैग्नेटिज्म। ये भी मैंने जो है ना स्टार्टिंग में मेंशन किया था। हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और पता है अभी हमारे जो नॉर्थ पोल है ना, ये पहले बिल्कुल, यानी इन्होंने तो बिल्कुल सीधा बताया हुआ है लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपका नॉर्थ पोल कहीं आ जाके बनता है, तो वो अब भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल चुका है, यानी कि टाइम के साथ साथ कई हज़ार साल से अभी थोड़ा सा वो अपनी जगह से हिल चुका है नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा जो अंदर नाइफ लेयर है, ठीक है, हमारे अंदर का जो सॉलिड लेयर है, जो सॉलिड पार्टिकल है, ये जो है आप कह सकते हैं कि जब हम लोग पानी घुमाते हैं एक बाउल के अंदर, क्या कहते हैं उसको, जो बास्केट में डोल जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पत्थर जो कंकर होते हैं वो एक साइड तेज़ी से आप उसको घुमाएं तो कंकर क्या होते हैं कि वो एक जगह जमा हो जाते हैं। इसी तरीके से सेम आपका जो अंदर का जो पार्ट है ना, इट इज़ सॉलिड, और ऊपर का फिर आपका आता है जो आपकी कन्वेक्शन अंदर जो मेंटल घूम रहा है, तो ये सारा जो है ना अर्थ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो अर्थ जो है इसकी मैग्नेटिक रेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी हैं। अर्थ ऊपर भी है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। और उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये भी अल्लाह पाक ने ना बनाई है कि हमारी जो अर्थ है इसके इसके एक तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, दूसरा हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है। अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करती है, बहुत तरह के सोलर रेडिएशंस होते हैं, सोलर रेजेस होते हैं, इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स, सोलर डस्ट, या आपकी जो स्पेस डस्ट होती है, ये भी बहुत ख़तरनाक होती है। और जो हमारी तरह तरह की सोलर विंड्स चलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारी अर्थ के लिए।
तो वो उससे भी हमारी जितनी भी मैग्नेटिक रेजेस है ना, ये हम लोगों को बचाती हैं मुख्तलिफ सोलर रेडिएशन से, या सोलर विंड्स हैं, पार्टिकल्स हैं, और इस तरह जो है हमारी अर्थ जो है वो महफूज रहती है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत बड़ी है, ये तो बहुत छोटी सी आपको दिखाई भी ना, आप मेरा ये पॉइंट भी बहुत बड़ा है माउस का, बहुत ही यानी कि दुनिया इतना अगर साइज़ कर लें तो स्क्रीन से भी बाहर निकल जाए, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इसकी रेडिएशन हैं जो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोगों को कंप्लीट कर लिया है। सन सेट एंड सनराइज़ के सन जब हमारा होराइज़न से निकलता है वो कैसा है, और सनसेट और डॉन एंड डस्क यानी कि वो जो होराइज़न में हल्की सी लकीर होती है, बहुत हल्की सी रोशनी की, वो आपकी डॉन एंड डस्क कहलाती है। मूवमेंट ऑफ अर्थ, स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो मूव कर रही है और बाकी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। टाइम का यानी कि हम लोग जो है वो सुबह रात होती है, रात से सुबह होती है, इस देखिए डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग जो हैं वो देखते हैं अर्थ के रोटेशन से। इस तरह लॉन्गिट्यूड्स का मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। इस तरह 0 डिग्री जो है वो दरमियान वाली इसके 180 राइट साइड में, 180 आप सॉरी 180 लेफ़्ट साइड पे, 180 राइट साइड पे। इसका डिफरेंसेस इन द डिफरेंट टाइम जोन्स का भी आपको थोड़ा सा बताया कि जो राइट साइड पे वो माइनस होता है जबकि राइट साइड का टाइम प्लस होता है। और सोलर एंड साइडल डे में आपको काफ़ी जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सोलर डे आपका सूरज का दिन होता है, साइडल डे के अंदर हम एक जो सितारा है एक पॉइंट कर लेते हैं उसको, और जब वो अगले दिन वहीं से निकलता है तो वो आपका साइडल या साइडेरियल डे कहलाता है। कॉरियोलिस इफेक्ट जो है अर्थ की रोटेशन के साथ साथ जो है वो विंड्स भी बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, आपकी सारी जो है करंट्स भी ओशन के साथ में, हर चीज़ आपकी मूव करती है। तो जो भी हम चीज़ें आपकी इक्वेटर से ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो राइट साइड पर मूव करेगी, और इक्वेटर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो राइट आपकी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ़्ट साइड पे वो मूव करेगी। और ये आपको कॉरियोलिस इफेक्ट कहलाता है। साथ साथ में आपकी अर्थ के ओशन करंट्स, टाइड्स, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ करेंगी। विंड्स की डायरेक्शन भी मूव होगी। शेप ऑफ द अर्थ, इसमें हमने अर्थ ऑब्लेटनेस की, यानी कि ऊपर से नीचे जो अर्थ की जो शेप है वो थोड़ी सी सेफ्रॉइड है, यानी कि अंडे की शेप की। इवन अर्थ ऑब्लेटनेस ये सेम है, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ओशन टाइड्स यानी कि जो आपका चांद है वो भी खींचता है, सूरज की भी ग्रेविटेशनल अपनी पुल होती है, तो जो चांद खींचता है। ओशन टाइड्स किस तरीके से आपकी जो बनती हैं, और पानी की सतह किस तरह राइज होती है। राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स ये भी आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ द डे, ये भी आपको बता दिया एवरी डे। और अर्थ मैग्नेटिज्म जो है या अर्थ मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ये क्या चीज़ है, और हर चीज़ जो है वो अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म अर्थ को सोलर रेडिएशन, सोलर विंड, सोलर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, इतने भी स्पेस में पार्टिकल्स हैं, उससे वो बचाता है। तो आई होप ये जो लेक्चर था तो ये थोड़ा सा लंबा, लेकिन आई होप कि आपको रोटेशन का एटलीस्ट जो इतना मेरा नॉलेज था, मेरे पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारा जो है मैं आपको सारा आइडिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ, ताकि रोटेशन का थोड़ा सा आपको जहाँ तक मैंने रिसर्च की, अगर फिर भी इसमें कोई कमी पेश किया है, कुछ मैंने गलतियाँ की हैं तो क्योंकि मैं इंसान। यहाँ हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में जो हमारी होगी इंशाल्लाह सोलर रेवोल्यूशन पे, अर्थ रेवोल्यूशन पे होगी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब आप प्रिपरेशन जारी रखें। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन कामयाबी अता करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।